ये क्वेश्चन एनडीए में आया था। ठीक, 2024 का जो एग्ज़ाम था उसके जो अलग अलग पेपर हुए थे उनमें से एक क्वेश्चन ये था। इसमें क्या कह रहा है कि आपसे, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको एक मैट्रिक्स ए दिया जा रहा है, मैट्रिक्स ए दिया गया है। ठीक है, जस्ट मिनट। मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स में क्या है, साइन टू थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, जीरो कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो। और ये क्या है, जीरो जीरो वन, ये हमको गिवन है। अब आपसे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट गिवन है जिनके बारे में आपको बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसको देखते हैं क्या गिवन है। जो मैट्रिक्स गिवन है उसको लिखो। ए इज इक्वल टू गिवन है क्या, देखो यहाँ पे क्या है, साइन टू थीटा, इसको लिख दो ऐसे ही, साइन टू थीटा। ये क्या है, ये वैल्यू जो हमारे पास है, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये क्या है हमारे पास, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस टू कॉस, सॉरी कॉस टू स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस टू स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो उसी का भी यूज इसमें करना है। पहले तो ऐसे लिख दो, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉमा जीरो, फिर क्या है, कॉस टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, जीरो। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो जीरो वन आ जाएगा। ठीक, ये हमको गिवन है। अब देखो हमारे पास जो फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। ये वाली वैल्यू तुमको पता होती है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वाली वैल्यू जो गिवन है, इसे माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का कॉस टू थीटा आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन टू थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, जीरो। ठीक है, ये आ जाएगा कॉस टू थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टू थीटा। कैसे आया, क्यों साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ जाएगा जीरो, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो है, ये वन आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, पहला पहला क्या चीज चेक करना है कि अगर इनवर्स निकालते हैं तो वो मेरा एडजॉइन के बराबर आएगा। इनवर्स और एडजॉइन तभी बराबर आ सकते हैं जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, वन हो। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वन है तो हमारे पास एडजॉइन और इनवर्स बराबर आ सकते हैं। पहला केस, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स होता है हमारे पास, इनवर्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइन ए, ये होता है। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब क्या होना चाहिए, इनका डिटर्मिनेंट वन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट वन आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट वन आ जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों, पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चेक करो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट से, तो ये कॉलम, ये वाला नहीं दिया जाएगा पार्ट, और ये वाला पार्ट नहीं दिया जाएगा, बाकी पार्ट ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स में देख लो चाहे ऊपर देख लो। ठीक, वन लेंगे बाहर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो देखो वन जब लेंगे तो ये क्या है, टू साइन स्क्वायर, टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, ये कॉस कॉस टू थीटा हो जाता है। हम ये वाले पार्ट से निकाल देते हैं, इसको सॉल्व करके इसको यहाँ पे लिखा है। करो इसको यहाँ पे, जब इसको करेंगे कितना आ जाएगा,
साइन स्क्वायर टू थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस एक और आता है तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टू थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। अब देखो जब इसकी वैल्यू 1 निकल के आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट हमारा 1 आ गया। डिटरमिनेंट 1 आने का मतलब है कि एडजॉइन और इनवर्स आपस में बराबर होंगे। यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करोगे तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। हाँ, ये बात सही है कि अगर इनवर्स निकालते हैं हम तो इनवर्स हमारा क्या आता है, एडजॉइन के बराबर आता है। तो पहला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, ये काट दो पहले, आगे बढ़ो। अब इसमें क्या है, सेकंड सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है कि ए जो मैट्रिक्स है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होता है, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब होता है जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं और वो माइनस के बराबर आ जाता है। माइनस ट्रांसपोज, वो हम कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, या माइनस यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, आपस में कहीं भी चेंज करके लगा सकते हैं। हम यहाँ पे लगा देते हैं। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक जब होता है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए और माइनस के साथ वो मैट्रिक्स हमको दोबारा प्राप्त हो जाए, मिल जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स की कंडीशन होती है। तो चलो उसको पहले कंडीशन हमने लिखी, क्या कंडीशन लिखी, अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज निकालने पे वो मैट्रिक्स माइनस ए के साथ वापस आ जानी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालना है। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ये वाले मैट्रिक्स का। ए का ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए उस मैट्रिक्स के कॉलम को आपस में, कॉलम को रो में बदल दें या रो को कॉलम में बदल दें, तो ये कंडीशन होती है। ये मैट्रिक्स रही हम, इसकी ये रो है, इसको हम कॉलम में बदल देंगे, जितनी भी रो है सबको कॉलम में बदलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा, ठीक है, ये माइनस कॉस टू थीटा, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस टू थीटा साइन टू थीटा और 0, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1 आ जाएगा। अब यहाँ से -1 कॉमन लो जरा, जब -1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। दो माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो सारे एलिमेंट्स कॉमन आता है, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे कॉस टू थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन टू थीटा और ये 0, यहाँ से क्या आएगा, 0 0 -1। ये मैट्रिक्स हमारा ए के बराबर नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए, वो भी माइनस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मैट्रिक्स के साथ बराबर नहीं आया तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। जब स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, इसका मतलब दो पार्ट, जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, अब चेक करना है तीसरा पार्ट। जब मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट चेक करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें देखना होगा जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसका इन्वर्स, ये हमारा ट्रांसपोज के बराबर है, ट्रांसपोज के बराबर है। यानी हमको सबसे पहले इन्वर्स निकालना होगा। इन्वर्स कैसे निकलेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ चुकी है यहाँ पे। अब हमें एडजॉइन निकालना होगा। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइन निकाला जाता है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज किया जाता है, फिर उसके बाद जो उसके कोफैक्टर होते हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनती है वही हमारे पास जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमारी क्या होती है, एडजॉइन मैट्रिक्स होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज तो हम निकाल ही चुके हैं, जो ट्रांसपोज निकल के आया ये वाला निकल के आया, इसको देख लें, ट्रांसपोज निकल के आया, इसको देखो यहाँ पे। अब इसके क्या है, इसके कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स के बराबर होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट 1 आया है। तो सबसे पहले हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने के लिए अगर हमको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो इसको लिखेंगे और इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक लाइन खींच देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा। चलो पहले हम मैट्रिक्स बना रहे हैं, एडजॉइन ऑफ ए। यहाँ पे देखो सीधे लिखते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह कम है।
देखो अब इसका हमको फैक्टर निकालना है, तो इसका पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्योंकि इसका एलिमेंट निकालना है ये कॉस साइन टू थीटा का, तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा साइन टू थीटा, तो पहला एलिमेंट तो सेम आ गया। अब ये वाला एलिमेंट निकालना है, इसको निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे ये नहीं लेंगे और हॉरिजेंटल वाला नहीं लेंगे पार्ट, ठीक है, बाकी सब ले लेंगे, तो क्या आएगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस टू थीटा, ये भी सही है। अब इधर क्या है, अब ये वाला पार्ट जीरो के लिए लेंगे, जीरो के लिए लेंगे तो जीरो और ये नहीं लिया जाएगा, बाकी सब ले लिया जाएगा, तो इसका जीरो और ये नहीं लेंगे, इसका जीरो के साथ होगा, इसका जीरो के साथ होगा, सब जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक एलिमेंट निकल आया। अब देखो इसमें आओ तीसरे वाले में, कलर चेंज करके इससे बता रहे हैं कि आपको ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इसका लेंगे तो क्या है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये नहीं लेंगे और इसके बीच वाला नहीं लेंगे, बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ये ज़्यादा हौश पौश हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, कितना आएगा जीरो, और इसका इसके साथ होगा, कितना आएगा जीरो, ये वाला क्या करना है हमको, ये पार्ट नहीं लेना, ये इसमें ये इनका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा इसके साथ, ये वाले पार्ट के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस टू थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसके लिए ये वाला एलिमेंट लेना है, इसका ये जो गोला में बंद करना है, इसका जब निकालेंगे तो क्या है, इसके रो में और वर्टिकल में जो हमको ले लेंगे, वन का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ साइन टू थीटा के साथ, तो कितना आ जाएगा साइन टू थीटा, ठीक है, बाकी जीरो हो जाएगा। अब ये वाले एलिमेंट में आओ, इसमें जीरो जहाँ पे है, जीरो वाले लेंगे तो ये क्या है, जीरो का मल्टीप्लाई इससे, जीरो का इसके, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब हमारे पास जीरो के लिए आओ, इसके लिए जब इसके लिए आओगे तो क्या है, ये वाला नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, ठीक, कौन से दो एलिमेंट नहीं लेंगे, जीरो को ले रहे हैं, जीरो को जब ले रहे हैं तो क्या है, इसके साथ ये नहीं लेंगे नीचे, और ये इधर नहीं लेंगे, तो जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ, जीरो का इसके साथ, तो जीरो आ जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा, जब इसमें होगा तो क्या है, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे और ये नीचे वाला पार्ट नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे आपस में, जो उनका मल्टीप्लाई, जीरो मल्टीप्लाई इसके साथ, जीरो का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो जीरो आएगा। अब वन आ जाएगा, वन का जब निकालेंगे तो ये वाला पार्ट ले लेंगे, ठीक, जब ये लेंगे तो आपस में करेंगे इनका मल्टीप्लाई, साइन टू थीटा का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, साइन टू थीटा का मल्टीप्लाई होगा साइन टू थीटा के साथ, तो साइन स्क्वायर, और कॉस टू थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा के साथ होगा, तो ये वन आ जाएगा दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एडजॉइन बराबर आया तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया, क्योंकि डिटरमिनेंट वन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन सही है तो सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। इसको करने का तरीका यही है कि सब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा खिचबिच हो गया, इसको समझ लेना कि कैसे हमने कराया है इसको, ठीक, इसको हम साफ कर देना जिससे आपको मैट्रिक्स दिख जाए ट्रांसपोज वाली, ये ना होगी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ही ना समझ में आए, ठीक है, यहाँ पे जीरो है, बना देंगे अभी, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन हमारा सी आ गया। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे जीरो था, इसको बना दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनडीए 2024 में जो आया था, क्या है इसमें हमसे कह रहा है कि आपको 4 टर्म दिया जा रहा है, कितना दिया गया है 5/2, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है 5/2 है। अब आपसे कह रहा है m प्लस एक्स की पावर m प्लस एम एक्स प्लस 1/x की होल पावर n है, इसका जब एक्सपेंशन करते हैं तो इसका 4 टर्म दिया कितना 5/2। अब आपको वैल्यू बतानी है m इंटू एन की, कुछ नहीं करना है, जब हमको x प्लस वाई की होल पावर n दिया हो और इसका जनरल टर्म निकालना हो बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो करते हैं टी आर प्लस वन इज इक्वल टू
एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये हमारे पास इसका जनरल टर्म होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। ठीक है, इसका जनरल टर्म होता है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है और इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे चाहिए हमको कौन सा, फोर्थ, यानी आर की जगह 3 आ जाए, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा T4, जो कि हमको गिवन है कितना, 5/2 गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स का एक्सपेंशन करेंगे, एन सी आर एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन सी आर की जगह कितना रखना है हमको, आर की जगह रखना है 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रखा है ना, तो आर की जगह 3 रखना है। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस 3, लेकिन हमारे पास जो एक्स दिया है ये इसका एक्सपेंशन करना है, ये कितना है, एम एक्स, ये हमारे पास है एम एक्स की पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस 3, और ये क्या है, वाई की जगह 1/x की पावर कितना है, 3, ये हमारा हो गया। अब देखो क्या करना है, या तो इसका एक्सपेंशन करें फैक्टोरियल एन सी आर का फार्मूला लगा के, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शन उठाएं, ऑप्शन उठाने से क्या होगा, इससे एम की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल आएगी, एम की वैल्यू, ऑप्शन से नहीं, सॉरी ऑप्शन से नहीं, हमको एम की वैल्यू, एन की वैल्यू मानना होगा। देखो अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, क्या फैक्टोरियल को यूज करते हैं, फैक्टोरियल एन, ब्रैकेट में जाओगे, एन माइनस 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3 का यूज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एम की पावर हो जाएगा एन माइनस 3, ठीक है, एक भाग ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हो जाएगा एन माइनस 3, और ये जो एक्स 1/x है ये भी 3 है, तो ये भी -3 हो जाएगा। एक ये तरीका हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/2 है। अब क्या है, अब इसके बाद इसका एक्सपेंशन करेंगे, कैसे करेंगे, फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन माइनस 2 यहाँ तक, फिर उसके बाद एन माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई किससे करेंगे, एन माइनस 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3 इसका करेंगे ये, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम की पावर एन माइनस 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, अब क्या है, इसको काट देंगे, ये कट जाएगा, इससे बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एन माइनस 1 एन माइनस 2। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 1 आएगा तो कोई मतलब नहीं, 1 की वैल्यू 1 ही होती है। यहाँ पे आ जाएगा, एम की वैल्यू आ जाएगी एन माइनस 3, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन माइनस 6। अब हमें क्या करना होगा, ये वाला टर्म हमको 0 बनाना होगा, 0 नहीं 1 बनाना होगा। जब 1 बनाना है तो इसके लिए क्या करें, इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2, क्योंकि यक्स को हमको हटाना है पूरी तरीके से, तो यक्स तभी हट सकता है कि जब एन की वैल्यू क्या हो जाए, यानी यक्स की पावर एन माइनस 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर एन माइनस 6 की वैल्यू 0 हो जाए तो यक्स बराबर 6 आ जाएगा। एन माइनस किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1, तो ये टर्म हमारा 1 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, एन की जगह कितना रख देना है, 6 रख देना है, जहाँ पर एन है वहाँ 6 रखो, 6, यहाँ पे 5 माइनस 6 माइनस 1 5 आएगा, और यहाँ पर 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवाइड किससे करोगे, 3 इंटू 2 से, एम की पावर कितना आ जाएगा, तो एन की जगह कितना रखना है, 6, तो एम की पावर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, 6 से 6 कट जाएगा, इससे यहाँ बचेगा 20 और एम की पावर बचेगा 3 इज इक्वल टू 5/2। 5 से इसको काटोगे कितना जाएगा, 4 टाइम्स, यहाँ से हमारे पास एम क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1/8। जब एम क्यूब की वैल्यू 1/8 आ जाएगी तो एम की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1/2। एम की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, हमको निकालना क्या है, एम इंटू एन। एम इंटू एन कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू कितनी है, 1/2, एन की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 6, तो ये कितना आ जाएगा, 3। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, क्योंकि हमको एम इंटू एन निकालना था, एम इंटू एन निकालना था, ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 बी। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को में भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही यूज है,
इसमें कह रहा है कि x की पावर कितना है 10, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन हमको दिया गया है x की पावर 10, इसमें क्या होगा, दो एक्सपेंशन दिए गए हैं, इनमें बताना है। और नीचे ये लिखा है ऑप्शन आपके पास कि 1 हो सकता है 1, -1, 10, या फिर x की पावर 10 का जो कोफिशिएंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही यूज करना है। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं सॉल्व करने से क्या होता है। चलो सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स की पावर कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर है 20। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें अंदर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 की होल पावर कितना है, की होल पावर है -5। ठीक है, इसके बाद क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 20, 1 माइनस एक्स की स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 20। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, लेकिन ये अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, इसकी पावर कितना है, माइनस का 5 है। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करो और आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है की पावर 20। यहाँ पे देखो माइनस जो है, ये -1 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 5, -1 की पावर माइनस का 5। इसको लिख सकते हैं क्या, इधर आ जाओ, पहले इसको लिख लो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये होल पावर कितना है, माइनस का 5। अब देख लो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 20, इसको क्या लिख सकते हो, -1 की पावर 5 नीचे आ जाएगा। इधर देखो, इधर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि इसको हम नीचे ले आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, इसको -1 लिख दो। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस, एक मिनट, यहाँ पर एक्स भी बचेगा ना, क्योंकि इसका जब उल्टा करोगे तो एक्स यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस हमने आगे लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 10। ठीक है, नीचे क्या बचा, 1 माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 10 थी, सॉरी 20 थी, 20 थी ना, हाँ ये 20 थी, तो 10 पावर कट जाएंगी, 10 पावर बच जाएगी, -1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना आ जाएगा 10। यहाँ पे कितना है, एक्स की पावर 10 है। ठीक, अब देखो एक्स की पावर 10 बाहर ले लो, एक्स की पावर 10 हम बाहर ले लेंगे माइनस के साथ, एक्स की पावर 10 हम बाहर ले लेते हैं माइनस के साथ, एक्स माइनस हम तो बाहर है, कुछ कोई मतलब ही नहीं, और यहाँ पे एक्स की पावर 10 है, इसको रखो अलग। अब हमारे पास क्या अंदर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना है 10 है। अब इस वाले पार्ट को बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, इस वाले पार्ट के बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको केवल एक्स की पावर 10 चाहिए, एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जब इसका एक्सपेंशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जितने भी टर्म होंगे सब में एक्स स्क्वायर इंक्लूड होगा, केवल लास्ट टर्म होगा या फिर पहले टर्म में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं 10 की पावर, सॉरी एक्स की पावर 10 माइनस के साथ, बाहर है माइनस, एक्स की पावर कितना है 10। ठीक है, इसको लिख दो अंदर, इसका एक्सपेंशन करते हैं बाइनोमियल से, यहाँ पे क्या आएगा 10c0, ये क्या है 1 की पावर कितना हो जाएगा 10, और इसकी पावर कितना हो जाएगा 0, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, प्लस पहले लगा देते हैं, 10c1, 1 की पावर 9, और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बाकी जब इसको आगे बढ़ाते जाएंगे तो जितने भी एक्सपेंशन आएंगे उन सब में एक्स स्क्वायर इंक्लूड होगा,
केवल ये वाले टर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 10 बाहर है, जब 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर यही कोफिशिएंट एक होगा जिसमें x की पावर 10 है मिनिमम, इसके अलावा जिसमें जितनी भी होंगी सब में पावर कुछ ना कुछ ऐड होती जाएंगी। तो हमारे पास चाहिए क्या, x की पावर 10 का कोफिशिएंट, तो बस क्या करना है, इस वाले टर्म को ले लो, यही हमारे पास कोफिशिएंट है। कितना आ जाएगा, 10c0, 1 की पावर 1 1 ही आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 10 माइनस जीरो, 10 माइनस जीरो फैक्टोरियल करेंगे तो जीरो का कोई मतलब नहीं, और जीरो फैक्टोरियल जो होता है 1 होता है, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, लेकिन माइनस आगे था तो माइनस आगे लगाए रहेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों क्वेश्चन जो थे बाइनोमियल एक्सपेंशन के थे। समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अगला क्वेश्चन किया जाता है हम लोगों द्वारा एनडीए में जो आए थे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास ए बी और सी, ठीक है, ये किसमें, जीपी में है। इसके बाद ये कंडीशन बताई गई है कि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, सी की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक कंसीडर करना है, क्या कंसीडर करना है, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो उसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन से पॉइंट सही है कौन से पॉइंट गलत है। सबसे पहले इसने जीपी में बोला है, तो क्या है कंडीशन, अगर ए बी और सी जीपी में है तो इसका मतलब क्या होगा, जीपी में है तो हम कह सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए सी, ठीक, ए सी आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि इसने बोला है कि ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए और सी की वैल्यू भी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 1 और बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 4। ऐसा क्यों माना है, क्योंकि ये जीपी में होना चाहिए, तो ये सीरीज बन जाएगी 1 2 4, तो ये जीपी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी और मिनिमम जो कम से कम वैल्यू मान सकते तो वो भी मान लिए हम, ठीक। अब सुनो, अब इसके बाद क्या है, ये कंडीशन हमने मान ली, ठीक। तो अब क्या कह रहा है आपसे कि जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। तो सबसे पहले क्या करो, जहाँ पर हमने जो इक्वेशन हमको दी है, कौन सी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ हमने जो वैल्यू मानी है ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 4, ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा 2x प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा 4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालने हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का फार्मूला होता है, कौन सा, बी एक्स बराबर बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो ये फार्मूला होता है इसका यूज करना हमको, ठीक। इसका यूज करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। चलो एक्स इज इक्वल टू, बी की जगह कितना है, -2 है तो -2 लिख दो, प्लस माइनस अंडर रूट बी की जगह कितना है 2, बी की वैल्यू 2 है तो क्योंकि माइनस होता है इस वजह से -2 है, तो बी की जगह कितना आ जाएगा 4 माइनस 4 ए सी, ए की जगह कितना है 1 है, सी की जगह कितना है, सी की जगह 4 है, डिवाइड किससे करोगे 2a, ए की जगह 1। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस माइनस, यहाँ से क्या करोगे 4 कॉमन ले लोगे तो 4 बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस 4 तो यहाँ बचेगा माइनस का 3, डिवाइड किससे करोगे 2 से। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 को कैरी लेंगे, 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे, तो कैरी लेने के बाद 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस, देखो जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है निगेटिव, जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर निगेटिव होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 आई, आई मतलब होता है आयोटा, ठीक है।
ये इमेजिनरी पार्ट को बताता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास i√3। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। एक बार प्लस लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई कितना, -1 प्लस माइनस i√3। ठीक है। अब देखो, ये याद रखना, ओमेगा जो होता है क्यूबिक यूनिट में, ओमेगा जो होता है क्यूबिक यूनिट में, वो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ये याद होनी चाहिए हमको, -1 प्लस माइनस i√3। यहाँ पे माइनस हटा दो, कल प्लस रखो। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस i√3/2। ये ओमेगा की वैल्यू होती है। और ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है -1 माइनस i√3/2। ये दो वैल्यू हमको याद होनी चाहिए जब केस आता है किसका, क्यूबिक यूनिट इक्वेशन का, क्योंकि इसमें यूज हुआ है। तो ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया साइड पे, इसके रूट्स भी निकालिए और लिख भी दिया। अब पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है, पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं। बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे अल्फा बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आ रहा है, एक अल्फा है तो कितना है वैल्यू, -1 प्लस i√3। दूसरा क्या है, बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, बीटा की वैल्यू -1 माइनस i√3। तो ये दोनों बात सही है। पहली मतलब कि जो रूट्स निकल के आ रहे हैं वो इमेजिनरी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन आपका बी तो कर गया पहले ही, इनमें सब में कोई हो सकता है। अब इससे 1 और 2 तो कंफर्म है, 1 और 2 होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि सॉरी, यहाँ से अभी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे एक जो है पहला ऑप्शन सही है, इसमें बी में ऑप्शन 1 नहीं है, इस वजह से काट दिया। अब बी को चेक करो, बी को चेक करो। तो बी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, बी को चेक करने के लिए क्या कह रहा है, बी में बोला जा रहा है कि जो रेशियो आपका है रूट्स का 1:2 ओमेगा, वेयर ओमेगा इज क्यूबिक रूट्स इज यूनिटी, यानी इनका जो रेशियो है वो क्या है, यूनिटी है, ये आपको बताना है। तो चेक कर लेते हैं, अगर यूनिटी है तो क्या होना चाहिए, यूनिटी है तो ओमेगा 1:2 ओमेगा का रेशियो निकलना चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दोनों रूट्स जो हमने बताया कि एक ओमेगा की वैल्यू होती है, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। और जो रूट्स हमको दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, यहाँ पे देख लो, जो रूट्स हमको दिए गए हैं वो क्या है, अल्फा डिवाइड बाई बीटा। ये रूट्स हमें क्या दिए गए हैं, माइनस प्लस i√3। ठीक है। दूसरा क्या है, और दूसरा हमारे पास है माइनस i√3। ठीक है। हम क्या करें, हम दोनों में 2 से डिवाइड कर दें ऊपर, क्योंकि रेशियो में है, डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, इसको भी डिवाइड कर देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा करने से ये वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई, ये वैल्यू किसकी है, ओमेगा की, और ये वैल्यू किसकी है, ये ओमेगा स्क्वायर की है। तो इसमें पुट कर दो, यहाँ पे ओमेगा आ गया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से ओमेगा से एक ओमेगा कट जाएगा तो बचेगा 1/ओमेगा। यही बोला इसने कि जो रूट्स का जो रेशियो आ रहा है वो आपका 1:2 ओमेगा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सही हो गया, पहला भी सही दूसरा भी सही, पहला और दूसरा सही, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, लास्ट ऑप्शन चेक करना है ये सही है कि नहीं। तो लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो प्रोडक्ट है रूट्स का वो क्या है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे ऊपर, ये जो इक्वेशन है कौन सी इक्वेशन है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या है, जब हमको निकालना होता है प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी डिवाइड बाई क्या होता है, ए, सी डिवाइड बाई क्या होता है, ए, क्योंकि इसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो हमारे पास क्या हुआ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए। अब क्या करोगे, दोनों तरफ ये जो है इसमें सी डिवाइड बाई ए में ए मतलब ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड कर दिया, तो ये कहानी क्या बन गई, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर।
सॉरी सी इंटू ए, ऊपर सी स्क्वायर कहाँ आएगा, सी इंटू ए आएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सी ए और नीचे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी ए और नीचे ए स्क्वायर सॉरी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन क्या थी कि ए सी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी की जगह बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो यही आपसे कह रहा था जो प्रोडक्ट है इनके रूट्स का वो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब निकल के आया कि तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर, क्या है इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, होल वैल्यू होगी, ठीक है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज एन इंटीजर, ये पूरा इंटीजर है, ठीक। फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, इंटीजर वैल्यू मतलब एक्स की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन निकल के आएगा ये हमारा इंटीजर रहेगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो इंटीजर वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे, यानी हमारे पास जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये एन है वो एम है, ये एन है और इधर एक्स है, क्योंकि सेम तरीके ना लगे इस वजह से। यहाँ पे क्या आएगा एन, ठीक है। ये वैल्यू जो है इंटीजर है, इंटीजर का मतलब है कि आई है, ठीक, या फिर इसको जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, आई या जेड। तो यानी ये डिपेंड किस पे कर रही है, जब हमारा एक्स क्या है इंटीजर है, एक्स बिलोंग करता है किस पे इंटीजर पे, ठीक। अब आपको स्टेटमेंट पहला बताना है कि एम मस्ट बी इंटीजर, मतलब एम को इंटीजर होना ही चाहिए। चलो देखो एक्स तो इंटीजर है, इस पार्ट को हटा दो क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एम एक्स प्लस एन होना चाहिए, क्या एक इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक। एक्स हमारा कंफर्म है कि इंटीजर है, एक्स हमारा कंफर्म है कि इंटीजर है। अब एन की वैल्यू हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 3 है, एन को एक बार मान लेते हैं कि इंटीजर है, और एक्स को मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है, एक्स को मान लेते हैं 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एम, क्योंकि एक्स की जगह 1 रख दोगे, और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी -3, और -3 मान लिया कि इंटीजर आ गया, एक बात तो ये हो गई, ठीक। अब मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, दूसरे केस में एक्स बराबर 2 है और एन बराबर हमारे पास 3 रहेगा, क्योंकि मस्ट बी का मतलब है कि सारे केस में सही होना चाहिए। अब यहाँ पे रखो 2m प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3/2। जब m की वैल्यू -3/2 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है बल्कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो m आएगा वो हमेशा के लिए मस्ट बी का मतलब है कि हमेशा इंटीजर होना चाहिए। तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हमारा n पे और x दोनों पे। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें m और n इंटीजर आता है तो ये भी हो सकता है, और ऐसा भी केस बन रहा है जिसमें m हमारा n जो है इंटीजर है लेकिन n जो है इंटीजर है लेकिन m इंटीजर नहीं है। अब इसमें आओ सेकंड केस, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकंड केस m मस्ट बी इंटीजर, m क्या होना चाहिए मस्ट बी इंटीजर। अब देखो m हमने अगर इंटीजर मान लिया, क्या करेंगे इस बार हम उल्टा करते हैं इसका, इस बार हम क्या करते हैं m बराबर मान लेते हैं 3 और x बराबर मान लेते हैं 2, तो हमारा n क्या आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए। तो बस करते हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू क्या आएगा 2 प्लस n बराबर 0, तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -6। हाँ ये तो केस आ गया कि एक केस निकल आया कि हाँ ये मान लिया कि m इंटीजर आया। अब देखो अब क्या है, अब हमारे पास क्या है कि अगर x तो इंटीजर फिक्स है, x की वैल्यू इंटीजर है मान लेते हैं 3 है, लेकिन m के विषय में तो इसमें नहीं लिखा ना दूसरे पार्ट में कि m क्या है। अब मान लेते हैं m जो हमारा आ रहा है कि वो आ जाएगा 3/5 आ जा रहा है। जब 3/5 आ जाएगा तो क्या आएगा, इसे पुट करो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन पे, यहाँ से रखो m बराबर रखोगे 3/5 और x की है कितना है 3, n कितना आ जाएगा
9/5, वो भी माइनस का। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस कंडीशन में भी हमारे पास n जो आ रहा है ये क्या आएगा, n हमारा इंटीजर नहीं आएगा। मस्ट बी का मतलब है कि होना ही चाहिए, लेकिन एक केस हमारा ऐसा मिला जहाँ पर n इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर इसमें होता कि मे बी अगर होता तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाते। मस्ट बी का मतलब है कि होना ही चाहिए, इस वजह से ये दोनों बातें गलत हैं। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों की एनडीए के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सेकंड पेपर है उसको सॉल्व करा रहे हैं। पहले अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, तो उसमें देखो गिवन क्वेश्चन क्या है। गिवन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्सपेंशन जो दिया हुआ है आपका बाइनोमियल x प्लस वाई की होल पावर 2n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई की होल पावर 2n प्लस 1। जब इसका मिडिल टर्म निकालते हैं तो वो हमारा मिडिल टर्म क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये जीरो है तो इसके लिए हमें कंडीशन ये बतानी है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन जो हमको गिवन है उसको लिख देते हैं। इक्वेशन गिवन क्या है, x प्लस वाई की पावर कितना है 2n प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई की पावर कितना है 2n प्लस 1। क्योंकि मल्टीप्लाई में है इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की होल पावर कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्दर जब आगे लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें लगा देंगे a प्लस बी ए माइनस बी का यूज, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, होल पावर हो जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पावर गिवन है, क्या पावर गिवन है, ये जो पावर गिवन है 2n प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेंगे, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेंगे, मान लेते हैं n बराबर 1 लेते हैं, अगर उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ उसमें प्लस 1 भी ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी पावर है एक्सपेंशन की वो क्या है, ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड पावर है, तो यहाँ लिख दो ऑड पावर। जब एक्सपेंशन की ऑड पावर होती है तो हमें क्या होता है, दो टर्म होते हैं जो कि मिडिल टर्म होते हैं। ठीक है, एक होता है टी आर प्लस 1 और एक टी आर प्लस 2, इन दोनों टर्म को ऐड करके इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना जीरो है मिडिल टर्म, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पुट कर लेते हैं। अगर पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे फिर उसके बाद दो मिडिल टर्म निकालेंगे, उसको जीरो करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा मान लेते हैं कि n बराबर 1 है। जब n बराबर 1 है तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर कितना हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, यानी क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्यूब का एक्सपेंशन कर दें और इसके मिडिल टर्म को जीरो के बराबर कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, इसको हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है इसको हमने होल्ड कर दिया। अब सुनो, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a प्लस या a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे 3 आता है, माइनस, सॉरी उल्टा हो जाएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने ए स्क्वायर किया, जब ए स्क्वायर किया तो इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर करने से ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, जो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, एक मिनट ज़्यादा मोटा हो गया, माइनस 3a² इंटू बी प्लस
3ab² और माइनस बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब का। इसी फार्मूले का यूज करना है और इस वाले एक्सपेंशन का ये जो फंक्शन है हमारे पास क्या, x² माइनस y² की होल पावर 3 का एक्सपेंशन करना है। करो, पहले क्या है, a की जगह कितना है x², तो लिख दो x² का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस 3x², ये यहाँ पे क्या है a² है ना, तो x की पावर कितना हो जाएगा, ये x² इसका होल स्क्वायर इंटू y² प्लस 3x², यहाँ पे क्या आएगा y की पावर 4 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y² का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। तो हमने बताया इसमें क्या होता है, जब ऑड पावर होती है तो इसके दो टर्म जो होते हैं वो मिडिल टर्म होते हैं। तो इसके दो टर्म कौन कौन से हैं जो कि मिडिल में है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ये हमारा जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा, क्योंकि कंडीशन में दिया है कि इसका मिडिल टर्म जीरो है, इसका मतलब क्या करेंगे, -3x⁴ y² प्लस 3x² y⁴ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x² कॉमन ले लो, 3x² y² कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का x² प्लस का y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक पार्ट ये 0 हो जाएगा, एक पार्ट ये 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस का प्लस y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x² इज इक्वल टू y²। अब हमें निकालना क्या है, x² डिवाइड बाई y², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 जब सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन अगला। अगले में क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन है हमारा ऑनटू फंक्शन है, मतलब इसमें ए के एलिमेंट दिए गए हैं और बी के एलिमेंट दिए गए हैं। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा ऑनटू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑनटू अगर है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि ए जो है हमारे पास, जो भी ए का सेट है उसके लिए कितने पॉसिबिलिटी हैं, ये पॉसिबिलिटी देखने के लिए बी पे जाया जाता है। एक एलिमेंट के लिए बी में कितनी पॉसिबिलिटी हैं, यानी 1 6 के साथ भी जा सकता है और 1 7 के साथ भी जा सकता है। यही कहानी 2 के साथ है, 2 6 के साथ भी जा सकता है और 7 के साथ भी जा सकता है। 3 भी 6 के साथ जा सकता है और 7 के साथ जा सकता है। 4 के लिए भी यही कहानी है, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनके पास बी में पहुंचने के लिए दो कंडीशन हैं। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये फंक्शन ऑनटू है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन, तो हम बता देंगे, क्योंकि ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए बी में दो एलिमेंट मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि जितने भी फंक्शन मौजूद हैं बी में, ये कितने हैं, इनको मान लेते हैं n फंक्शन मौजूद है, यानी n बराबर मौजूद है। दूसरा n मौजूद है और उसके बाद a के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, 2, यानी जो भी पॉसिबिलिटी है वो इसके लिए n मौजूद है। ठीक, इसके बाद देखा जाता है m में कितने फंक्शन है, सॉरी a में कितने एलिमेंट है, a में कितने एलिमेंट है 5, उसको m से लिखा जाता है। a के एलिमेंट को m से लिखा जाएगा -n। तो ये हमारे पास ऑनटो के फंक्शन होते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑनटो। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, n की पावर m माइनस n। n क्या है, कितने एलिमेंट b में है, तो कितने हैं, 2 हैं। m क्या है, कितने एलिमेंट a में है, कितने हैं, 5 हैं। n क्या है, कितने एलिमेंट b में है, 2 हैं। इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर होता है, नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन। तो कितना हो जाएगा, 32 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 30। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। अगर इसमें 3 होते तो क्या होता, 3 की पावर 5 होता, -3 होता।
4 होते तो क्या होता, अगर 4 होते तो क्या होता, 4 की पावर 5 होता, -4 होता। ठीक है, जितना बी होगा, बी को एन से दिखाएंगे और जितने एलिमेंट ए में होंगे उसको एम से दिखाएंगे, वो पावर चढ़ा देंगे। ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा आंटो की कंडीशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करें, जो गिवन फंक्शन है उसको लिख दो। क्या गिवन है, गिवन ये है कि √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। अगर 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा जिससे बैलेंस बना रहे, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसमें क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये करने से क्या होगा, ये वैल्यू जो होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 60 की वैल्यू होती है, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 10 डिग्री। ये देखो माइनस, ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस में कॉस 60 डिग्री की, तो कॉस 60 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये कहानी हो गई। ऊपर क्या है, 2 मौजूद है, ये वाला 2 क्या है, ऊपर जाएगा घूम के, ये भी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, 2 साइन ए साइन बी की कहानी बन रही है, यानी साइन 2 इंटू 25, ये कहानी बन गई। अब देखो ये क्या बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी, यानी ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, यानी साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री डिवाइड करेंगे साइन 50 डिग्री। ठीक, क्योंकि 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो इसको थोड़ा सही से लिख दें। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर क्या मौजूद है, वहां पे 4, उसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा कितना, जस्ट मिनट, ये हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे मौजूद क्या है, ये वाला 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 50 डिग्री ऊपर भी आ जाएगा और साइन 50 डिग्री नीचे भी आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा। साइन 50 से साइन 50 कट गया, बचा क्या 4, तो आंसर क्या आ गया, डी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक घंटे को पहुंचाना है, मतलब शेयरिंग करना है, चैनल को पहुंचाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन सी क्यूब बराबर है मेरा 3 साइन ए साइन बी और साइन सी। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ए बी और सी जो है स्मॉल, ये ट्रायंगल की साइड है। तो कोई कंडीशन ये होती है, जो हमारे पास कंडीशन ये होती है, कोसाइन फार्मूला जो कहा जाता है, ए डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी। ये कोसाइन फार्मूला होता है, इसके इक्वल कर देते हैं के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, ए डिवाइड बाई के। साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, बी डिवाइड बाई के। साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, सी डिवाइड बाई के।
ठीक है। अब जो गिवन कंडीशन है उसको देखो, यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन हमारे पास है साइन ए, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल टू है मेरे पास 3 sin A, 3 sin A, 3 sin A प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई में है ना, साइन बी इंटू साइन सी, ये सब हमको गिवन है। जो वैल्यू हमने निकाली है साइन ए की वैल्यू ये निकाली, इसको पुट करते हैं। साइन बी की वैल्यू जो ये निकाली इसको पुट करते हैं, और जो साइन सी की वैल्यू ये निकाली इसको जो गिवन कंडीशन उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3A डिवाइड बाई के इंटू बी डिवाइड बाई के इंटू सी डिवाइड बाई के। तो यहाँ से जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, हम लोगों का एलसीएम ले लेंगे ए क्यूब सॉरी के क्यूब, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड आ जाएगा के क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3ABC और नीचे आ जाएगा के क्यूब। के क्यूब से के क्यूब कट जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3ABC। ये तभी पॉसिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ये कंडीशन होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC तभी हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो हमको ये कंडीशन मिल गई कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। कैसे कंडीशन मिली, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ABC तभी हो सकता है, ये तभी बराबर हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलो फिर फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, गिवन डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लो, यहाँ पे ए बी सी, ठीक, बी सी ए, ठीक है, सी ए बी, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें चाहे रो वाइज ऑपरेशन लगा दें चाहे कॉलम वाइज लगा दें, ठीक है। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं किसका, पहले कॉलम पे, आप रो वाइज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको ऐड कर दिया जाए। C1 का मतलब पहला कॉलम, C1 का मतलब पहला कॉलम, कॉलम क्या है, वो जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है, तो ये कॉलम है। तो पहले कॉलम में कौन सा ऑपरेशन लगाए हैं, C1 में ऑपरेशन लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सबको ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा ना जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसका इसमें क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, और बाकी ऐसे ही लिख दो, बी सी ए बी, इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये पहले कॉलम में सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बाकी ऐसे ही लिख दो, बी सी ए बी,
जब कभी किसी डिटरमिनेंट के या तो एक रो या कोई कॉलम या कोई कॉलम जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, जीरो। तो ऑप्शन आपका डी आ गया। ठीक है, ये करने में, प्रोसेस दिखाने में लंबा है, बाकी आपको कंडीशन जहाँ पता चल जाती है तो सीधा आंसर लग जाता है। समझाने के लिए पूरा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर साइन, सॉरी कॉसेक एक सॉरी कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमको बताना है। देखो, साइन और कॉस जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों का जो एंगल है बराबर हो, यानी थीटा क्या हो, 45 डिग्री। थीटा पाई बाई 4 होता है जब हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर आती है। तो बस उसी का कॉन्सेप्ट लगाना था। क्या रखना है यहाँ पे, cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सीधा आंसर निकल आता है मेरा क्या, 1/√2। यहाँ पर थीटा बराबर कितना रखोगे, पाई/4 जब रखोगे एक्स की जगह, तो ये तुम्हारे पास ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पता चल गया कि वो वैल्यू जिसपे दोनों एंगल बराबर होते हैं वही हमारा आंसर है, और कोई वैल्यू पे दोनों बराबर नहीं होते, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो इक्वेशन दी गई है इसके कितने सोल्यूशन है ये बताना है। सिंपल से सॉल्व करना है। गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 2, और एक कंडीशन दी गई है कि जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा है और पाई से कम है। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फार्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, उसी से इसका एक्सपेंशन किया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 कब हो सकती है, इसमें थीटा की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है। पहला, थीटा जो है वो क्या हो जाए, पाई हो जाए, थीटा पाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉरी पाई नहीं, पाई/2, क्योंकि 90 पे होता है ना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई/4 होगा, तभी बनेगा एक कंडीशन। तो दूसरी क्या है, 3 पाई/4 हो जाए। इन दो कंडीशन में इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो माइनस की, क्योंकि माइनस का चाहिए, इस वजह से पाई/4 पे तो जो आएगा प्लस आएगा, हमको माइनस चाहिए, तो इसमें 3 यहाँ पे रख दो, 5 यहाँ लगा दो आगे, इसकी साइकिल घुमाना पड़ेगा आपको। तो ये एक 3 पे आएगा, जब दूसरी बार लेंगे यहाँ पे 5 कर दो। तो इसको देख लो, ऐसे भी बता सकते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है थीटा बराबर -5 है, और वैल्यू किसकी हम पुट कर रहे हैं, 2 थीटा की। तो क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2 पाई क्या हो जाएगा, -2 पाई 2 थीटा लेस देन 2 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार 2 पाई रख देंगे,
एक बार -2 पाई रख देंगे। तो जब -2 पाई रखना है तो हम क्या करेंगे, एक बार जब घूम के आएंगे यहाँ पे तो एक बार ये +2 पाई पे जाएंगे, दूसरी बार जब जाएंगे ऐसे तो -2 पाई पे आएंगे। जब हमको +2 पाई चाहिए था तो हम ऐसे घूम के गए, ये कंडीशन हो गई। जब -2 पाई की वैल्यू रखेंगे तो कैसे घूम के जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, यहाँ से नीचे से जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे वैल्यू मिली, दूसरी बार भी यहाँ पे मिली, इसी चक्कर पे। तो ये -2 पाई के लिए है, ये +2 पाई के लिए है। दो वैल्यू है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएंगी, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ओनली 2, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि जो एंगल सी है वो 60 डिग्री है। जब आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos A प्लस cos B डिवाइड बाई cos A माइनस B डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक तो तरीका है कि हमारे पास ट्रायंगल दिया होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, ठीक, और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरे एंगल को मान लें 30 डिग्री। यानी हम बी को मान लेते हैं 90 डिग्री और ए को मान लेते हैं 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दें, इसमें आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा यह है, अगर इसने कॉस बता दिया है, एक एंगल 60 बता दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को 60-60 मान लेते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं। राइट नहीं, इक्विलेटर ट्रायंगल, या तो राइट एंगल या इक्विलेटर, कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सब 60 मान लेंगे। तो इससे ये होगा कि ये वाला पार्ट हमारा नीचे जो है 0 हो जाएगा अंदर का, और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं, एंगल बी बराबर भी हम 60 मान लेते हैं, एंगल सी बराबर भी 60 मान लेते हैं, क्योंकि सी तो दिया ही है। एंगल ए बराबर भी 60 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या आएगा, cos 60 प्लस cos 60 डिवाइड बाई cos 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 और नीचे आ जाएगा 1, ये वैल्यू आ जाएगी 1। आंसर आपको आ जाएगा सी। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 2024 का एनडीए में। इसमें एक ट्रायंगल आपको दिया जा रहा है ABC, फिर आपको कंडीशन बताई जा रही है कि cot A इंटू cot B इंटू cot C, इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो ट्रायंगल बन रहे हैं, देन द ट्रायंगल इज एन एक्यूट एंगल, मतलब आपको cot A डॉट cot B इंटू cot C, इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है, और फिर उसका जो ट्रायंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल बन रहा है। देखो क्या होता है कि एंगल के केस में या तो cot प्लस हो जाए, ये cot B ये भी प्लस हो जाए, और ये cot C ये भी प्लस हो जाए। अगर ये तीनों प्लस हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाएगी, एक केस, पहला केस। यानी ये तीनों प्लस हो तब भी ये हो सकता है, या फिर एक माइनस हो जाए, सॉरी एक प्लस हो जाए बाकी दोनों माइनस हो जाए, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, कोई भी आपस में माइनस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि लास्ट के दो हो जाएं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन होगी पहली कि तीनों पॉजिटिव हो जाएं आपके, तो एक्यूट एंगल बता रहा है। तो इसके बाद दो नेगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, तब क्या कंडीशन है। अगर हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब अंदर का एंगल लिया जा रहा है, यहाँ मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो एंगल जो लिए जा रहे हैं वो अंदर के लिए जा रहे हैं। ये मान लो 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ठीक, तो हमने प्लस के केस में तीनों एंगल अंदर के लिए है, जहाँ पे माइनस लगाना पहला केस, तुम्हारे तीनों एंगल प्लस के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल बनेगा एक्यूट एंगल बनेगा। ये बात तो सही हो रही है, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल जो हमारे हैं पॉजिटिव लिए गए अंदर की ओर है।
प्लस का मतलब है जो एंगल लिया जाएगा इंटरनल एंगल, और जो माइनस लगा हुआ है इसका मतलब होगा कि एक एंगल एक्सटर्नल लिया जाएगा। जैसे ठीक, यहाँ पे एक एंगल ये हो जाएगा, बाकी जो एंगल लिए जाएंगे बाहर के लिए जाएंगे। ये माइनस, मान लो प्लस का हमारा ए है, ये प्लस का है, बाकी जो लिए जाएंगे बाहर लिए जाएंगे, यानी अंदर का न लेके बाहर का लेंगे। ये माइनस, माइनस ये बताता है कि एक्सटर्नल एंगल लिया है। फिर आपसे ये पूछ रहा है क्या यह एंगल आपका एब्ट्यूज एंगल बनेगा। देखो बात यह है कि आपने दो एंगल ले लिए एब्ट्यूज, यानी दो एंगल बड़े ले लिए। कभी भी ट्रायंगल में दो एंगल एब्ट्यूज नहीं हो सकते। कभी भी कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री का, बाकी दो छोटे हो जाएंगे। एब्ट्यूज एंगल जब बनता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक एंगल जो हो सकता है वो हमारा हो सकता है क्या, एक एंगल बड़ा हो सकता है 90 से, बाकी जो रिमेनिंग के एंगल है वो जीरो, मतलब 90 से कम होंगे। तो यानी इन दोनों का सम भी 90 से कम आएगा। इसका मतलब ये होगा किसी भी ट्रायंगल में तीन एब्ट्यूज एंगल बन सकते हैं, और एब्ट्यूज, सॉरी, तीन एक्यूट एंगल बन सकते हैं, एक्यूट एंगल बन सकते हैं। एब्ट्यूज एंगल कितना बनेगा कि किसी भी ट्रायंगल में एक बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहता है कि आपके एब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ट्रायंगल बन सकता है, एक ही एब्ट्यूज एंगल बन सकता है, बाकी दो तो बन नहीं सकते। और हमने दो निगेटिव लिए, इसका मतलब दो एब्ट्यूज एंगल मान लिए या एक्सटर्नल एंगल मान लिए, तो वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा वो। इस वजह से ये बात गलत है। तो केवल ए पार्ट सही है। क्यों? क्योंकि पहला केस सही है। यहाँ पे टेन कॉट से कोई मतलब ही नहीं है, जो कॉट है वही टेन है, बस चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी इससे मतलब है एब्ट्यूज एंगल, यानी ऐसा एंगल बन ही नहीं सकता जो एब्ट्यूज एंगल हो, क्योंकि दो माइनस लेने का मतलब है कि एक्सटर्नल एंगल ले रहे हैं, और तो फिर एंगल काउंट ही नहीं हो रहा ना, तो ट्रायंगल ही बन पाएगा। अगर एक एब्ट्यूज होता तो बन जाता, दो नहीं बन पाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ए और बी जो है वो सेंटर हैं, और सी को बताया जा रहा है रेडियस है। ठीक है, अब आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। जो सर्किल दिया गया है, सर्किल की इक्वेशन, उससे जब कंपेयर करेंगे तो सेंटर हमारा ए कॉमा बी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ये क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस के साथ डिवाइड बाई टू, वाई का कोफिशिएंट माइनस के साथ डिवाइड बाई टू। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का थ्री। फिर उसके बाद रेडियस क्या होती है, आर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट सी है। ठीक, जब इससे वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, वन का स्क्वायर करोगे वन आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा। यहाँ से अंडर रूट के बाद निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी थ्री। आर को इसने बताया कि सी है, ये आर को इसने बताया कि सी है। जब आर को सी बताया तो यहाँ पे सी की जगह सी डैश कर दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा सी हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री आ जाएगी। अब जो वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ए स्क्वायर बराबर माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस सी यानी थ्री का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, वन प्लस नाइन हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 माइनस वन टू एंड 2 1 माइनस वन क्या है, इन पॉइंट है किसी डायमीटर के जो कि स्फेयर है। स्फेयर की इक्वेशन दी गई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u प्लस v प्लस w, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर के दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी कोई स्फेयर होगा उसके दो पॉइंट दिए गए हैं जो सर्किल को टच कर रहा है स्फेयर को। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा दिया गया है 1 माइनस वन और 2, यहाँ का पॉइंट दिया गया है 2 1 माइनस वन। ठीक है, और ये इक्वेशन दी गई है, तो इससे सेंटर निकाल लोगे सी। सी सेंटर जो होगा क्या होगा, सेंटर जो होगा इसका कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, माइनस के साथ u, इसका आ जाएगा माइनस v और इसका आ जाएगा माइनस w। ये सेंटर है। और हमारे पास जब दो पॉइंट दिए होते हैं किसी पॉइंट के, कोई लाइन अगर हमारे पास है उसके दो पॉइंट दिए गए, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो इसका मिड पॉइंट का निकालने का कॉन्सेप्ट ये है, क्या करते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट निकाल लेंगे सेंटर का, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, डायमीटर का। डायमीटर मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, नहीं से मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। फिर इसका 1 माइनस वन ये करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 माइनस वन इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा। ये जो मिड पॉइंट निकला है यही हमारा सेंटर है, यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2, v की वैल्यू क्या आ जाएगी -0 से मतलब नहीं 0 ही आ जाएगा और w की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब आपसे क्या कह रहा है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बताना है। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -3/2 प्लस 0 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 2, यहाँ पे -3 -1 -4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा माइनस का 2। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि एक एक्स वाई प्लेन है जिसमें x बराबर 5 है। आपको बताना है कि द नंबर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन x बराबर 5 ऑन एक्स वाई प्लेन। तो जब एक्स वाई प्लेन बनाना है तो एक्स वाई प्लेन बना लो पहले। ये हमारा x है, ये y है और ये z है। ठीक है, अब यहाँ पे x जो हमारा है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ये प्लेन बना देते हैं यहाँ पे, ठीक, ये वाला पार्ट जो है हमारा ये एक्स वाई प्लेन का पार्ट है। ये जो लाइन है हमारी ये x बराबर 5 की है। अब ये कह रहा है कि ये एक्स वाई प्लेन पे कहाँ पे टच करेगा, भैया यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब करता ही रहेगा। तो ये एक्स वाई प्लेन पे कोई गिनती नहीं है, कितने भी जगह पे टच कर सकता है, 1 हो नहीं सकता, 0 हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, यानी इसकी कोई गिनती नहीं है, कहीं पर भी टच कर सकता है। ये इनफाइनाइट टाइम्स टच कर सकता है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। आपसे कह रहा है कि एल एम एन जो है डायरेक्शन कोसाइन है किसका, एक नॉर्मल प्लेन दिया जा रहा है 2x - 3y + 6z + 4 बराबर 0 का।
आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देन द वैल्यू ऑफ 49 ब्रैकेट के अंदर 7l² प्लस m² माइनस n², इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, जो इसके पॉइंट दिए गए हैं, जो कोफिशिएंट है उसको लिख लो। n कैप इज इक्वल टू आ जाएगा, ये क्या है, जो कोफिशिएंट इसके दिए उसको लिखो ऐसे ही। पहला 2 दिया गया है, x का कोफिशिएंट उसको लिख दो, फिर y का कोफिशिएंट -3 उसको ऐसे लिख दो, फिर उसके बाद z का कोफिशिएंट 6 है, इसको ऐसे लिख दो। ये जो कोफिशिएंट लिखे हैं इसको कहा जाता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इसका मतलब एल, एम और एन निकालना है। तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो डायरेक्शन रेशियो होता है ए डिवाइड बाई क्या किया जाता है, √a² प्लस b² प्लस c²। सेम ऐसे ही बी निकालना होता है तो √a² प्लस b² प्लस c²। सेम ऐसे ही सी निकालना होता है तो √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगता है, तो बस इसी का यूज करना है। एल एम एन निकल आएगा, एल एम एन। तो पहले क्या है, ए निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई इन सब का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 4 a² प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, यहाँ से -3 यहाँ पर फिर वही लिखेंगे 4 प्लस 9 प्लस 36, फिर उसके बाद 6 डिवाइड बाई √4 प्लस 9 प्लस 36। ठीक है, कहाँ गए भाई, आओ अभी तुम्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 2 डिवाइड बाई 7, क्योंकि उनको सबैड करो कितना आ जाएगा, 40 प्लस 9 49, अंडर के बाहर 7 आएगा, -3/7, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 7, ये वैल्यू निकाल आई। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। तो किसकी वैल्यू निकालना है, 49 को बाहर रखो, ब्रैकेट में जाओ, l², ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 49 प्लस m² की जगह रखोगे 9 प्लस 49 माइनस 36 डिवाइड बाई 49। इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू अलग है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना, 49 एलसीएम ले लो, 49 से 49 कट जाएगा सबका, यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 37 में एक इधर 2 दोगे, इधर दोगे 38 नहीं 2 देना पड़ेगा, 9 17, ठीक है, 37 माइनस 36 इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें आपसे कह रहा है कि एक लाइन जो है हमारी, लाइन थ्रो 1 -1 2 विद डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3 2 2, मीट द प्लेन, एक प्लेन ये है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। तो भैया इन दोनों का जो पॉइंट जो मिलेगा वो इनके मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो मिला लेते हैं, पहले ऑप्शन रखेंगे, x की जगह पहला ऑप्शन ए लेंगे, क्या है 4 4 1, अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। x की जगह 4 रखेंगे और y की जगह 4 रखेंगे, 8 हो जाएगा इस प्लेन पे, प्लस
जेड की जगह 1 रखेंगे, 3 इज इक्वल टू 8, सॉरी 18, ये आना चाहिए। जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 15 डज नॉट इक्वल टू 18, तो ये तो बात गलत हो गई, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में आओ, क्या गिवन है, 2 4 1, इसको पुट करो तो क्या आएगा, 2 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या करो, कितना आएगा, 13, 13 डज नॉट इक्वल टू 18, तो ये भी नहीं हो सकता। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या है, 4 1 4, इसको पुट करो, 4 प्लस 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, ये बात सही है, ये 18 बराबर 18, ये हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते अभी क्योंकि डी बाकी है। दोनों दो मैच कर जाएंगे तो उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा ना। अब पॉइंट है 3 4 7, इसको पुट करोगे तो कितना आएगा, x की जगह 3 प्लस y की जगह 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 और z की जगह 7 21 इज इक्वल टू 18। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 11 और 11 में जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा, 18 32 और 18 कभी बराबर हो नहीं सकते, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। बाकी इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इनके मिड पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे होगा। वो बात की बात है। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको बंद कर लिया, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, आपको दिया जा रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन है ऑफ अ लाइन आर कनेक्टेड बाय रिलेशन, जो रिलेशन दी गई उनको लिख दो। पहली रिलेशन ये दी गई है कि एल स्क्वायर प्लस 2m प्लस n बराबर 0, ये पहली रिलेशन है आपकी। दूसरी रिलेशन है, एल स्क्वायर नहीं है, एल है, दूसरी है आपके पास 2l माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0, ये दो रिलेशन दी गई है और आपसे फाइंड क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है तो एक कंडीशन ये होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इनके वर्गों का जो योग होता है, सम होता है, स्क्वायर का जो सम होता है, ये 1 के बराबर होता है। इस कंडीशन का यूज यहाँ पे करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, m और n को l के रूप में लिख लें या m के रूप में लिख लें, यानी किसी दो को एक के रूप में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, l के रूप में सबको लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले m को एलिमिनेट करते हैं। m को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3l आ जाएगा और ये m से m कट जाएगा, 2m, क्या बचेगा, 4n बचेगा, बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3/4l। अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमको वैल्यू रखनी है किसकी, n स्क्वायर की, तो इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो n स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/16 l स्क्वायर, एक वैल्यू ये निकल आई। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको n के रूप में जैसे निकाला है, अब हमको इस इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना है, सॉरी n को एलिमिनेट करना है, जिससे हमारे पास कंडीशन आ जाए m और किसमें, l में। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3l प्लस 6m प्लस 3n बराबर 0 हो जाएगा। और उसका दूसरी इक्वेशन जैसे है वैसे लिख देते हैं, 12 माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, l बचेगा, यहाँ पे प्लस का 8m बचेगा बराबर 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/8l। अब क्या करना है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64l, ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, एल स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एम स्क्वायर की जगह कितना रखोगे,
एम स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है 1/64 एल स्क्वायर, 1/64 एल स्क्वायर। ठीक है, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है 9/16 एल स्क्वायर बराबर कितना है 1 के। एल स्क्वायर कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 64 आ जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको जब ऐड करोगे 64 + 1 65 और 65 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 यानी 101, और ये 64 को हम राइट साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64 डिवाइड बाई 101। जब एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई तो एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर की जगह रख देना है, एल स्क्वायर की जगह रख देना है 64 डिवाइड बाई 101। तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 101। अब ऐसे ही एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64 डिवाइड बाई 101। 64 से 64 कट जाएगा तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 101। तो यहाँ से तीनों वैल्यू निकल आई आपके पास, एन स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एल स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और एम स्क्वायर की। जो फाइंड करना है उस पर आ जाओ। फाइंड क्या करना है ये देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, एल स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 64 डिवाइड बाई 101 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइड बाई 101 माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइड बाई 101। यहाँ से एलसीएम ले लो 101 एलसीएम आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 65 हो जाएगा माइनस का 36, तो ये आ जाएगा आपका 29 डिवाइड बाई 101। अगर आप वहां चले गए होते तो इसका आंसर ना निकाल पाते ना, इस वजह से हमने यहाँ बुलाया था। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।